हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब मॉड्यूल 18 के पार्ट 3 के बारे में। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि कोरोजन लिमिट्स क्या होते हैं। जैसे कि पिछली की वीडियोस में हमने देखा था कि कोरोजन क्या होता है, तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उस कोरोजन की लिमिट क्या है, यानी कितने लिमिट तक आप उसे टॉलरेट कर सकते हो, कितने लिमिट तक आप रिपेयर करोगे, कितने लिमिट पर आप क्या करोगे, उसको रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये कोरोजन लिमिट्स हो गई। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पहला है एनोडाइजिंग और दूसरा है एलोडाइजिंग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनका क्या क्या प्रोसेस होता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे क्या और मेथड्स होते हैं जिनमें हम सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोरोजन लिमिट्स की। ठीक है, तो कोरोजन लिमिट्स को 4 तरीकों से डिपेंड किया गया है, यानी बांटा गया है, उसको अलग अलग तरीके से किया गया है। ध्यान ये रखना, ये जो चारों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर एक एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग होता है, हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए भी अलग अलग होता है। तो इसके लिए आपको उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल है या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल है, आपको उसको रेफर करना है। लेकिन जो बेसिक 4 कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है नेग्लेजिबल। ठीक है, नेग्लेजिबल कोरोजन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, उसे छोड़ दे रहा है। ठीक है, नेग्लेजिबल का मतलब ये होता है कि उसमें रिपेयर की जरूरत नहीं है, यानी कि जो भी कोरोजन हुआ है उस कोरोजन को आप सिंपली क्या कर दो, क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद जब आप उसको क्लीन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी सरफेस ट्रीटमेंट होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, तो वापस से आपको सरफेस ट्रीटमेंट को रीस्टोर कर देना है। इसको बोलते हैं नेग्लेजिबल लेवल ऑफ कोरोजन। ठीक है, अगला जो है वो है आपका पैचिंग। ठीक है, डैमेज रिपेयर्ड बाई पैचिंग, या फिर जो तीसरा है वो डैमेज रिपेयर्ड बाय इंसर्शन। ठीक है, तो इंसर्शन की बात करो या पैचिंग की बात करो, इन दोनों में ही रिपेयर की जरूरत होती है। यानी कोरोजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्लीन करके काम नहीं चला सकते, उस कंपोनेंट पर आपको या तो रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर यानी छोटा सा पैच लगाना पड़ेगा मेटल का, या फिर उस पूरे के पूरे पार्ट में ज़्यादा फैलने की वजह से उस पूरे पार्ट को काट के निकालोगे और नया पार्ट उसकी जगह पर लगा दोगे। ठीक है, लेकिन पूरे कंपोनेंट को नहीं चेंज करोगे, सिर्फ उस पार्ट को निकाला और नया पार्ट वहां पर लगा दिया, यानी एक तरह से पैचिंग ही है, पर थोड़ा बड़ा लेवल ऑफ पैचिंग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जहां पर रिपेयर की जरूरत होती है। अब मान लो कोरोजन इससे भी ज्यादा बढ़ गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पूरे कंपोनेंट में फैल चुका है, अब उस पर रिपेयर करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को रिप्लेस कर देंगे, यानी वो कंपोनेंट ही निकाल देंगे और उसकी जगह पर नया कंपोनेंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू आपको एसआरएम या फिर एएमएम करना है। ठीक है, फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो दो टॉपिक मैंने बोला है शुरू में भी, एनोडाइजिंग और एलोडाइजिंग। ठीक है, तो ये है क्या, देखो एनोडाइजिंग पहले बताते हैं। एनोडाइजिंग का मतलब होता है सरफेस ट्रीटमेंट। कौन से मेटल का, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में एनोडाइजिंग एक मेथड है जिसको हम उससे सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। सरफेस का मतलब एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर कुछ तो ऐसा हम कर देंगे कि उस पर कोरोजन ना लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। इसमें हम करते क्या है, एक्चुअल में एक बहुत बड़ा सा वो होता है, टब टाइप का होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को डालते हैं और उसमें कुछ पहले से क्रोमिक एसिड और अलग अलग प्रकार की एसिड्स होते हैं। फिर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो एल्यूमिनियम हमने डाला है वो एल्यूमिनियम एक्चुअल में एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह, एनोड की तरह। इसीलिए इस प्रोसेस को भी एनोडाइजिंग कहा जाता है। अब जब हमने उसमें उसको डाल दिया तो वो करता क्या है, वो एसिड की वजह से धीरे 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 क्या होता है, वो जो एल्यूमिनियम हमने डाला है उस एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये जो बहुत ही पतला सा लेयर फॉर्म होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के ऊपर, वो लेयर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बचाता है। ठीक है, यानी ऐसा करने से वो जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है कोरोजन के। इसके अलावा जो दूसरा फायदा है वो ये कि जब आप उस पर पेंटिंग करोगे, यानी ये जो ऑक्साइड की लेयर है उसके बाद जब आप पेंटिंग करोगे तो वो पेंट बहुत ही अच्छे से उस पर बॉन्ड हो जाएगा, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर चिपकेगा। ठीक है, यानी पेंट के लिए भी एक अच्छा बेस प्रोवाइड करता है और कोरोजन से तो बचाता ही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनोडाइजिंग और इसका प्रोसेस। ध्यान ये रखना होता है, एक्चुअल में जब मेटल के ऊपर इस ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद ये लेयर जो है वो लेयर बिल्कुल कंडक्टिव नहीं होता। एल्यूमिनियम हालांकि कंडक्टिव होता है, बट इसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर बना हुआ है वो कंडक्टिव नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा पार्ट है जहां पर आपको बॉन्डिंग की जरूरत है, आप जानते होंगे बॉन्डिंग क्या होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगा, वहां से आप वीडियो भी देख सकते हो। तो बॉन्डिंग अगर आपको करना है तो बॉन्डिंग के लिए आपको पहले इस कोटिंग को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बॉन्डिंग जंपर या जो कुछ भी आप लगा रहे हैं बॉन्डिंग के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी एनोडाइजिंग की। अब बात आती है एलोडाइजिंग क्या है। तो एक्चुअल में एलोडाइजिंग जो है वो भी सेम चीज़ है, ये भी एल्यूमिनियम मेटल पर सरफेस ट्रीटमेंट का ही काम करता है, कोरोजन से ही बचाता है, पेंट को अच्छा एडहेसिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। कौन सा, एलोडाइजिंग। तो इसीलिए आजकल के जितने भी मॉडर्न कंपोनेंट्स आ रहे हैं मैक्सिमम में आप देखोगे एलोडाइजिंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इजी है और एक अल्टरनेट की तरह यूज़ होता है एनोडाइजिंग के। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम मेटल लेना है, उसको अंडर प्रेशर वाटर में पहले उसको डिप कर देना है, ठीक है, कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए आप उसको डिप कर दीजिए। उसके बाद निकाल करके उस पर आप एलोडाइन, एलोडाइन क्या है, केमिकल है, एक जो है वो केमिकल है, उसको आप उसके ऊपर लगा दीजिए, चाहे ब्रश से लगा दीजिए, चाहे तो आप उस पर स्प्रे कर दीजिए। अगर ये भी नहीं आता तो आप उसको डिप कर दीजिए, ठीक है। यानी बड़ा सा लीजिए टब जिसमें एलोडाइन भरा हो, उसके अंदर आपको डाल देना, उसको डिप करके रख देना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप जब इसको निकालेंगे तो ये कुछ देर के बाद, जब आप इसको कुछ देर ठंड मतलब ऐसे रख दोगे फ्रेश एयर में, तो ये जो कोटिंग है एलोडाइन की इसके ऊपर जो लगाया गया है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब वो हार्ड हो जाएगा उसके बाद आप उसको वार्म वाटर या फिर कोल्ड वाटर से अच्छी तरीके से 15 to 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से धो दोगे, ठीक है। अच्छे से साफ करने के बाद आप इस जो साफ किया हुआ मेटल है इसको निकालोगे और एक और केमिकल है जिसका नाम है डिऑक्सीलाइट, उसमें डाल दोगे, ठीक है। बहुत ही कम टाइम के लिए 10 to 15 सेकंड्स ओनली, ठीक है। इतने टाइम रखने के बाद आप जब इसे बाहर निकालोगे एलोडाइजिंग कंप्लीट हो गया है। जितना काम आपका एनोडाइजिंग कर रहा था उतना ही काम आपका ये एलोडाइजिंग भी करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है। और इसका मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसीलिए आजकल इसको प्रीफर किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एनोडाइजिंग एलोडाइजिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए, सरफेस ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्रोमिक एसिड इनहिबिटर, ठीक है। क्रोमिक एसिड इनहिबिटर आपने एनोडाइजिंग में भी देखा था, इसको यूज़ करते थे। इनको भी हम अप्लाई करके क्या करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट का काम करते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन हो गया या फिर कोई अदर क्रोमिक एसिड का मिक्सचर हो गया। क्रोमिक एसिड एक्चुअली में इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा प्रोटेक्टिव पेंट्स का यूज़ तो हम करते ही हैं, ठीक है। घरों में भी आप कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। ओके, थैंक यू।